नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर एससी एसटी में आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर है, जहां केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर को लागू ना करने का निर्णय लिया है। दूसरी बड़ी खबर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर है, जहां उन्होंने बांग्लादेश में स्थिति पर चिंता जताई है। तीसरी बड़ी खबर वक्फ संशोधन बिल के लिए संयुक्त संसदीय समिति को लेकर है, जहां इसे लोकसभा की अनुमति मिल गई है। और चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर है, जहां मुख्यमंत्री रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। तो चलिए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। अनुसूचित जाति और जनजातियों एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को यह आश्वासन दिया है, जिसके बाद देर शाम केंद्र ने इसकी घोषणा भी कर दी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने 1 अगस्त को यह टिप्पणी की थी कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर दलित सांसदों ने पीएम मोदी से मिलकर अपनी चिंता जताई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार फैसले का अध्ययन कर रही है और क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, जबकि सुझाव है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनडीए सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान से बंधी है। इस संविधान में एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा करने के लिए एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। एएल जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कोटा विद इन कोटा करने का, इसके बाद अब जैसा कि खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी कि मोदी सरकार इस पर कोई कदम उठा सकती है। इसको लेकर राज्य सरकार, जहां बीजेपी, खासकर बात करें बीजेपी शासित राज्यों की, तो वहां इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन एकदम से खबर निकलकर सामने आती है कि केंद्र सरकार इसे लागू नहीं करती। इसे लागू ना किया जाना कैसा रहेगा और इसका पूरे देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? एएल जी। एएल जी, मैं आपकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। माफ कीजिएगा, एएल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो अनुसूचित जाति और जनजातियों में एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में सांसदों से मिलने के बाद यह आश्वासन दिया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। एएल जी, जिस प्रकार से मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूं। जी एएल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था राज्य सरकार में सब कैटेगरी अब बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही 20 साल पुराना फैसला पलटते हुए राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटा दे सकती है के खिलाफ उन्होंने
ये डिसीजन पारित किया था जी लेकिन उन्होंने ये कहा था कि उसमें जो जातियां हैं वह आर्टिकल 341 जो होता है जी उसके खिलाफ नहीं है। जी अगर चाहें तो राज्य उसकी अनुसूचित जातियां जो है उसमें कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर को पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक जी नीति विकसित करना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा था। अब जब जो सरकारें हैं वह कहीं ना कहीं अब जो सांसद थे देश के जी वह जाकर प्रधानमंत्री से मिले हैं और प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार है वह इस रिपोर्ट पर पूरा पूरा अध्ययन कर रही है। जी एएलजी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया और अब केंद्र सरकार की ओर से यह निकलकर फैसला सामने आया कि भाई क्रीमी लेयर लागू नहीं करेगा और आरक्षण जैसा है यथास्थिति उसको रहने दिया जाएगा, इससे क्या जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो देखा गया कि काफी जो एससी एसटी आरक्षण को लेकर जैसा विपक्ष ने आवाज उठाई कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें कही गई विपक्ष की ओर से, तो जैसा लगा कि एससी एसटी छिटकता जा रहा है केंद्र सरकार से या भाजपा से, क्या इसी को तुष्टीकरण अगर हम कहें कि उन्हीं को साधने के लिए एससी एसटी को इस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से? एएलजी देखिए, ये जो फैसला है केंद्र सरकार इसका अध्ययन कर रही है। दूसरी ओर जो आपने जैसा कहा कि जो जिस प्रकार से चुनाव कहीं ना कहीं चुनाव में पोलराइजेशन ऑफ वोट होता है, लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किस प्रकार से उनको उन जातियों को या उन लोगों को साधा जाए, उनको क्या सुविधाएं दे पाए, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं अध्ययन किया जाता है। और चुनाव में भी जब चुनाव आते हैं तो उन मसलों पर या उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं चुनाव को लड़ा जाता है। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसलों को में राज्यों को ये जरूरी हिदायत भी दी है। उसमें 2 हिदायत उन्होंने ज्यादातर 2 शर्तें दी है। पहली शर्त यह कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती, और दूसरी है अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने के लिए पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी को अगर आप किसी को आरक्षण दे रहे हैं तो उसका एक आपके पास डेटा होना चाहिए, अगर आप उसको कोटा अनिवार्य कर रहे हैं। तो जो ये जो मुख्य बिंदु है इस पर कहीं ना कहीं पूरा नेटवर्क बना हुआ है। अब जब केंद्र की सरकार है वह कहीं ना कहीं एक कमेटी बनाकर इस पूरे जो आदेश है इसका एक अध्ययन कर रही है, और कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य यह है कि जो मुख्य धारा में जो गरीब लोग हैं या जो गरीब जिनको कोटा का फायदा नहीं मिल रहा था उनको कहीं ना कहीं मूल भावनाएं में लेकर के उनको फायदा दिया जाए। जी बिल्कुल, जो जिन लोगों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे मामले भी बताए, अपने वक्तव्य में भी कहा, जब फैसला सुनाते हुए सुझाव देते हुए भी कहा था। लेकिन जिस प्रकार से फैसला आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का सुझाव आने के बाद, बहुजन समाज पार्टी या कहें भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जैसे दलित नेताओं की ओर से, जो दलित नेता हैं उनकी ओर से कहा जा रहा था कि हम इसका समर्थन नहीं करते, हम इसके विरोध में हैं, और जहां तक हम केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि वह इसे लागू ना करे, जैसा कि अब केंद्र सरकार ने यह फैसला भी किया है। क्या यह दबाव डालने में जो दलित नेता थे या दलितों की ओर से अगर कहें तो दोनों ही जो विपक्ष रहा वो भी इसके विरोध में कहीं ना कहीं दिख रहा था, तो क्या विपक्ष दबाव डालने में और केंद्र सरकार से अपना फैसला निकलवाने में सफल रहा है? क्या ऐसा कह सकते हैं एएलजी? देखिए, ये तो अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसने अपना किसी प्रकार की कोई एक फैसला अगर पारित किया है, आदेश दिया है, तो निश्चित तौर पर उस आदेश का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो केंद्र की सरकारें हो चाहे राज्य की सरकारें हो। केंद्र की सरकार ने कहा भी है कि हम इस पर एक कमेटी बनाकर इसका पूरे जो आदेश हुआ है इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो गरीब लोग हैं या जिनको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर इसको एक राजनीतिक ढंग से देखा जाए तो राजनीतिक ढंग से अपने अपने जो राजनेता होते हैं वे किस प्रकार से इस आदेश को अपने तरीके से देखते हैं, उनका नजरिया एक अलग प्रकार का होता है। लेकिन आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है कि जो आरक्षण है वह कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और जो गरीब व्यक्ति है या जो ऐसा व्यक्ति है जिसको सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उसको ही आरक्षण की पात्रता होना चाहिए, ऐसा मेरा
मत है। जी बिल्कुल। गरीब वंचितों जिनके पास ना तो आरक्षण का लाभ पहुंच पा रहा है, ना ही उनके पास संसाधन है उस तरह के, उन तक आरक्षण पहुंचना चाहिए, ऐसी सुविधाएं भी पहुंचनी चाहिए, ना कि ऐसे लोग जो लगातार आरक्षण का लाभ लेते जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद एएल जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति चिंताजनक है। उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री कूटनीतिक माध्यमों से इस बारे में काम करेंगे और धीरे धीरे स्थिति बेहतर होगी। सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस परिवार और प्रियंका गांधी ने गाजा के बारे में बहुत ट्वीट किए हैं। गाजा में जो हुआ वह एक आतंकवादी गतिविधि थी और अब जो हो रहा है वह आतंकवाद विरोधी कार्रवाई है। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं ने के लिए उन्होंने कितनी बार ट्वीट किया या विरोध किया, कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि अगर दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के लिए कोई समस्या है तो वे उनके लिए, लेकिन अगर कोई हिंदू को समस्या है तो वे वहां नहीं होंगे। वे कोई केवल हिंदुओं को जाति के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। भारत सरकार ने सीमाओं के दूसरी तरफ से किसी को भी स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी है। आप 1-2 करोड़ लोगों को अनुमति नहीं दे सकते। संभावित समाधान राजनयिक चैनलों के माध्यम से काम करना और बांग्लादेशी हिंदुओं बांग्लादेश में सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्र सरकार जो भी फैसला करेगी, हमें राज्य को उसका पालन करना होगा। वहाँ का जो स्थिति है काफी चिंतनीय है, लेकिन हमारा इतना ही विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जरूर बांग्लादेश का सरकार का साथ या जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसमें काम करेगा और धीरे धीरे स्थिति सुधरेगा। लेकिन फिलहाल हालत बहुत खराब है और इतना खराब है कि बोला भी नहीं जा सकता है। जो कांग्रेस है, आप देखिए प्रियंका गांधी और कांग्रेस जो परिवार है उन्होंने गाजा के लिए कितना बार ट्वीट किया है। लास्ट 2-3 महीना में आप देखें गाजा के लिए ट्वीट करना, गाजा का अल्पसंख्यकों के लिए धरना प्रदर्शन करना, बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है, बाकी और हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है। हिंदू अगर मर भी जाए, गाजा के लिए मैं 25 बार ट्वीट करूंगा, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए एक बार भी मैं रोने का काम नहीं करूंगा। यही कांग्रेस है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है, ट्वीट का उनका हवाला दिया है, उनके ट्वीट का, हालांकि वह ट्वीट पुराने हैं, लेकिन जिस प्रकार से चुप्पी कांग्रेस की ओर से या विपक्ष की ओर से बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर जो स्थिति देखी जा रही है काफी चिंताजनक और रोज मारपीट की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन जिस तरह से चुप्पी देखी जा रही है इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? मनीष जी। देवेंद्र जी, मुझे यह लगता है कि ये कांग्रेस की सोची समझी स्ट्रैटेजी है। उन्होंने इस चीज पे ट्वीट ना करके या अपनी भावनाएं व्यक्त करके एक विशेष समुदाय को अपने संग जोड़ने की कोशिश करी है, जो कि मुझे लगता है वो 2024 के इलेक्शन में बहुत हद तक जोड़ने में कामयाब हो गए। लेकिन देश के लिए इस तरीके की गतिविधि अच्छी नहीं होती। अगर आप देश में हैं तो सब तरीके के लोगों को आपको समान रूप से व्यवहार करना पड़ेगा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, उसके संग अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है, तो देश में पक्ष और विपक्ष को दोनों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सरकार के साथ बैठ के कुछ ऐसे तरीके निकालने चाहिए जिससे कि हिंदू अल्पसंख्यक को वहां पे सम्मान मिले और उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो नहीं हो। लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आजकल राजनीति एक अलग परिप्रेक्ष्य में चली जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस का सही स्टेप नहीं है। जी बिल्कुल, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए या कहें पोलराइजेशन के लिए एक तरह से
अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को अनदेखा कर दिया जा रहा है और लगातार चुप्पी साधी जा रही है, कोई बयान नहीं दिया जा रहा। बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई जाने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जहां 31 सदस्यीय समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर होंगे। समिति को रिपोर्ट संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में देनी होगी। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी नेता ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। रिजिजू ने कहा कि कई विपक्षी सांसद इस बिल के सपोर्ट में हैं, अलग अलग आते हैं और सपोर्ट करते हैं, लेकिन पार्टी के कारण बोल नहीं पाते। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच यह बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरहद द्विवेदी जुड़े हुए हैं। वरद द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता, यह सुप्रीम कोर्ट से हैं। वरद जी बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। वरद जी, जिस प्रकार से वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब एक तरह से जेपीसी का गठन किया गया है, लगातार हंगामा देखने को मिल रहा था। इसमें जेपीसी के गठन के बाद जो एक जो तरीका होता है कोई बिल को लाकर पास कराने के बाद उसे कानून बनाने का, इसमें क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकता है जेपीसी के गठन के बाद? वरद जी। हाँ जी जी, देखिए अभिनय जी, इसमें जेपीसी का जो गठन हुआ है, जेपीसी के गठन के बाद 21 मेंबर लिए गए हैं लोकसभा से जी, और आपके 10 मेंबर लिए गए हैं राज्यसभा से। देखिए 31 मेंबर की एक कमेटी है जी। मैं आपको बता दूं, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, इसका जो गठन होता है वो जो एक एडहॉक कमेटी की तरह गठित होती है जी। ये कोई परमानेंट, और इसी वजह से इसकी जो भी इसका जो रिपोर्ट आती है, जो इस कमेटी का जो कंक्लूजन आता है, वो एडवाइजरी होता है नेचर में। तो वो किसी के ऊपर आप थोप नहीं सकते हैं उस कमेटी के फैसले को। उसको आखिरकार सरकार को ही करना होता है बिल को पारित करने के दौरान, उसको आगे ले जाने के दौरान। आप भी जानते हैं, जो भी पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी की कोई भी रिपोर्ट आएगी, कोई भी उसका कंक्लूजन आएगा, उसको एज एडवाइस लिया जाएगा, सरकार उसे देखेगी, वो दोनों सदनों से पास होगा, स्पीकर के द्वारा पास किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा पास किया जाएगा, तब जाके कहीं वो बिल बनेगा जी। वरद जी, जिस प्रकार से जेपीसी का गठन हुआ, क्या यह विपक्ष को एक कॉन्फिडेंस में लेने के लिए किया गया है कि हंगामा ना हो, सभी को ऐसा लगे कि हमारी अनुमति ली गई है? अगर वह उस जेपीसी में कोई मांगे रखते हैं कि हमें इस तरह का प्रावधान नहीं चाहिए या इस मांग से हम सहमत नहीं है, बाकी हम जितने भी संशोधन हैं उनसे सहमत हैं, तो क्या जो एक नेगोशिएशन होता है, मोल भाव होता है नेताओं के बीच में या पक्ष विपक्ष के बीच में, क्या इसको लेकर भी जेपीसी का गठन हुआ है? वरद जी। देखिए अभिनव जी, मैं आपको बता दूं, मैं आपके चैनल पे एक अधिवक्ता के तौर पे आया हूं। अगर मैं किसी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे आता तो मैं जरूर इस पे खुल के कुछ टिप्पणी करता, पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित हुई, जिसमें ऑपोजिशन और आपके रूलिंग पार्टी के लोग दोनों ही हैं जी, उन दोनों के मतों का महत्व होगा, और जो भी दोनों पक्षों, चाहे विपक्ष की बात करी चाहे पक्ष की बात करी जाए, उनके जो भी मत आएंगे उसका एक कलेक्टिव एफर्ट देखने को मिलेगा इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में। बिल्कुल, सबको बोलने का है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करता हूं सरकार की, तो जो अभी कहा गया है, जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें सुनी जा रही हैं पक्ष और विपक्ष के द्वारा, वो कुछ इस तरह है कि भाई सरकार का कहना है कि ये एक तरीके से जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाएगा नए एक्ट में जी। देखिए, वक्फ जो बिल है, वक्फ का जो बिल है, वो सरकार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका ये मानना है कि जो बोर्ड वक्फ का गठित होता है उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होने के एक तरीके से चांसेस हैं, उसमें भ्रष्ट लोगों के आ जाने के भी चांसेस हैं।
तो एक तरीके से जो पावर सेक्शन 40 वक्फ एक्ट 1995 जो अभी ओरिजिनल एक्ट है, जी जो पावर देता है, जो सेक्शन 40 है उस एक्ट का, वो उसको एक अनलिमिटेड पावर देता है किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने की पावर जी। एक इंक्वायरी जो वो खुद बोर्ड कंडक्ट करेगा, और उस इंक्वायरी को आप जो रिपोर्ट आती है उसका जो कंक्लूजन होता है उसको चैलेंज आप सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में कर सकते हैं, वो एक स्टेट ट्राइब्यूनल होता है। उसके बाद अगर आप उस फैसले से भी अगर आप सहमत नहीं है तब आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में जाने के बाद उसके फैसले से भी अगर आप सहमत नहीं है तब आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। पर ये जो रास्ता है, ये जो एक लड़ाई है, लीगल लड़ाई है लिटिगेशन, ये देखिए बहुत ही एग्जॉस्टिव है, थकाने वाली है और बहुत ही लंबी है। इसलिए सरकार का इस संशोधन से यही कहना है कि भाई हम जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में देंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो बॉडी होगा जो इसमें आपका इंक्वायरी करेगा, ये प्रॉपर्टी वक्त की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वही डिसाइड करेगा गवर्नमेंट और वक्त के बीच में भी अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद होगा तो। जी बिल्कुल, संशोधन की काफी जरूरत जताई जा रही है सत्ता पक्ष की ओर से, और विपक्ष हालांकि इसका विरोध कर रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस स्थिति में इसको पास कराया जाता है। बहुत शुक्रिया वरद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टीकमगढ़ में रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने बहनों से राखी बंधवाई, साथ ही विभिन्न योजना की हितग्राहियों को लाभ का वितरण भी किया। मध्य प्रदेश के जो जिले मुझे सबसे पसंद हैं, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा, उनमें से टीकमगढ़ भी एक है, जहां विकास के कोई कमी नहीं रहने वाली। आप जो भी कहेंगे सब कुछ मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों से राखी बंधवाने के साथ ही विभिन्न योजना के हितग्राहियों को लाभ का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ में आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर और कन्या पूजन कर किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगे संबोधित करते हुए कहा कि केन बेतवा नदी परियोजना का बहुत जल्द भूमि पूजन होने वाला है, जिससे हर किसान के खेत तक पानी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को निधि दे रहे हैं और हमारी सरकार भी अन्नदाताओं के खाते में राशि लगातार अंतरित कर रही है। अपने बुंदेलखंड की बहनों के लिए जन्माष्टमी भी आने वाली है। भगवान अपने आप कृष्ण भगवान का जन्म होगा, झूला झुलाएंगे, लेकिन मेरा तो जीवन कर गया अपनी बहनों के झूले हिला हिला करके। वो जो आनंद आया, ऐसा लगा के राधा कृष्ण आ गए हमारे बीच। ये आनंद की वर्षा हो रही। कोई मेहंदी बना रहा है, कोई राखी लगा रहा है, राखी बना रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या प्रकार की मिठाई खिला रहा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टीकमगढ़ में रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने बहनों से राखी बंधवाई, साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ का वितरण भी किया। मध्य प्रदेश के जो जिले मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, उनमें से टीकमगढ़ भी एक जिला है। यहां विकास की कोई कमी नहीं रहने वाली। आप लोग जो भी मांगेंगे सब कुछ मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों से राखी बंधवाने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ में आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर और कन्या पूजन कर किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगे संबोधित करते हुए कहा कि केन बेतवा नदी परियोजना का बहुत जल्द भूमि पूजन होने वाला है, जिससे हर किसान के खेत तक पानी पहुंचेगा। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।